सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये नेफ्रॉन के अंदर किस तरीक़ा से यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं हम। ये हमने पिछले टॉपिक में किया था कि भी इसके तरफ ये नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किया था और उसके बाद में किस तरीके से इसके ऊपर आर्टरी और वेन्स का लूप बना हुआ रहता है इधर, वो हमने देखा था। तो अभी इस डायग्राम में मैं वो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे लूप बनाया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको प्रोसेस समझ नहीं आएगा इसके फ्लो का। आप अगर डायग्राम देखना चाहते हो तो अपनी CBSE की जो अपनी NCERT की बुक है उस बुक को देख लो और उसके बाद में बस वो वेन्स हटा दो। उसके बाद का जो नेफ्रॉन का एक्चुअल डायग्राम है, ट्यूब जो नेफ्रॉन की, वो है यहाँ पे अभी। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एफरेंट एट्रियोल आता है, इसके अंदर ब्लड लेके जाता है। एफरेंट मतलब एंट्री पॉइंट और इफरेंट मतलब एग्जिट पॉइंट। तो एफरेंट एट्रियोल से ब्लड इसके अंदर आएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर से फिल्टर होएगा प्रेशर के साथ में, और जब फिल्टर हो जाएगा तो ब्लड को वापस लेके आएगा ये इफरेंट एट्रियोल। इफरेंट एट्रियोल से वो ब्लड बाहर आ जाएगा। अब जब प्रेशर के साथ इस ग्लोमेरुलस के ऊपर पड़ा है तो यहाँ पे फिल्टर होएगा और उस तरीके से ट्रैवल करता हुआ निकलेगा। तो यूरिन फॉर्मेशन के दो स्टेप्स हैं यहाँ पे। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन हुई यहाँ पे, और फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पे? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। ये क्या है पूरा? इसे कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर की ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। क्लियर है? फिल्ट्रेशन हुई। फिल्ट्रेशन में क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होगा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है भैया? ब्लड प्लाज्मा में वाटर फिल्टर होगा। वाटर के साथ साथ ग्लूकोज, कुछ अमीनो एसिड्स वो भी फिल्टर होंगे, सॉल्ट्स, आयंस, और मेन इंपॉर्टेंट जो जिसे फिल्टर करना है वो है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट में आता है यूरिया एंड यूरिक एसिड। कई बार ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में कि कौन से ऐसी चीज़ है जो फिल्टर आउट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर यूरिन क्या होता है? तो वहाँ पे लिखा जाएगा यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो हमारी किडनी फिल्टर आउट करती है मेन। क्लियर है? और दूसरी बात कि ये यूरिया ही होता है जिसकी वजह से जितना ज़्यादा आपके यूरिन के अंदर यूरिया प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपकी यूरिन का कलर क्या होता जाएगा? येलोइश। स्टेप 1 हो गया फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन जब हो गया तो वो सब हमने फिल्टर्स को निकाल के और कलेक्टिंग डक्ट तक ले गए। अब नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पे, PCT, हेनल्स लूप और DCT। PCT क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम से, इसके शब्द से कैसे इसका है कि जब स्टार्टिंग में जैसी ट्यूब निकलती है तो थोड़ी सी कॉइलिंग होती है, इधर थोड़ी सी जिगजैग होता है, और फिर लूप बन जाता है, और उसके बाद में फिर से थोड़ा सा ऐसे घुमाव होके जिगजैग वे में होके और फिर कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल मतलब पहले और डिस्टल मतलब बाद वाला। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में PCT, DCT और हेनल्स लूप इन तीनों का काम आता है। रीएब्जॉर्प्शन करना है मुझे। अब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब वापस लेना है मुझे। अब वापस क्या लेना है? मेन तो ये था जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, बट इसके साथ साथ क्या हो गया? वाटर भी निकल गया बहुत सारा, ग्लूकोज भी निकल गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को। ग्लूकोज हमारी बॉडी चाहती ही नहीं है कि वो बाहर निकाले। अमीनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं हमारे, वो भी बाहर आ रहे हैं, सॉल्ट्स भी बाहर आ रहे हैं, आयंस भी बाहर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को वापस लेना पड़ेगा, वापस इसके अंदर डालना पड़ेगा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है ना, उन ब्लड वेसल्स के अंदर वापस से ये सारी चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब सबसे पहले आता है PCT। तो PCT में यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का, कार्बोनेट आयंस का, इसका NaCl सॉल्ट हमारा, एंड
सो कार्बोनेट आयन, सॉल्ट्स, और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो थे वो वापस निकाले जाएंगे। सो वापस निकालने के लिए इसके अंदर जो यहाँ पे इस तरीके से वेन्स जा रही हैं, इससे वापस बाहर वेन के अंदर आ जाते हैं। कौन चीज़ें? ये सब चीज़ें। उसके बाद में बात आती है हेनल्स लूप की। तो ये जो लूप बन रहा है इसमें किसकी रीएब्जॉर्प्शन होगा? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। सो अप्रॉक्सीमेटली पर डे हमारे बॉडी के अंदर से अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर फिल्ट्रेशन डाली जाती है किसके अंदर? नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स के अंदर। बट अब ये 180 लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे आ गया है, पर हमारे डे में यूरिन बनती कितनी है? पूरे डे में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो विच मीन्स लगभग 90% ऑफ द वाटर गेट्स रीएब्सॉर्ब्ड। सो लगभग 1.5 लीटर हमारा जो यूरिन बनता है और बाकी का सारा वाटर रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी से। तो ये है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डीसीटी में। तो हेनेल्स लूप में क्या अब्जॉर्ब किया? मेनली होता तो यहाँ पे NaCl और ये सब का भी है, बट मेजर क्या है? वाटर। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा इधर। नेक्स्ट आता है हमारा डीसीटी। तो इस पोजीशन में, इस पोर्शन में हमारा क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा? यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा हमारा सॉल्ट्स का और कार्बोनेट आयंस का। अब कार्बोनेट आयंस चाहिए और सॉल्ट्स हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो वापस यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेगा। सो इन द लास्ट यहाँ पे जो पहुँचता है यूरिन, उस यूरिन में क्या होता है? प्योरली यूरिया प्लस यूरिक एसिड, और साथ में जितनी वाटर की ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, उतना वाटर छोड़ के बाकी का वाटर भी इसके साथ बाहर आ जाता है। क्लियर है? सो कुछ इस तरीके से हमारा यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होता है? हमारा फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें फिल्ट्रेट आउट हो जाती हैं। इन फिल्ट्रेट आउट होने के बाद कुछ चीज़ों के हमें, जैसे कि सॉल्ट्स, आयंस, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इन सब चीज़ों की हमें रीएब्जॉर्प्शन करवानी पड़ती है। तो इन सब रीएब्जॉर्प्शन करवानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन का, वो होता है हमारा पीसीटी में, लूप, हेनेल्स लूप में और डीसीटी में। और पीसीटी और डीसीटी और लूप के क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है वो लिखा हुआ है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। नेक्स्ट करते हैं अब हम, आता है हमारा पीएच एंड आयन बैलेंस बाय नेफ्रॉन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा जो फ्लूइड है, ये ब्लड फ्लूइड, इस फ्लूइड के अंदर पीएच मेंटेन रखना और आयन का बैलेंस आउट रखना नेफ्रॉन का बहुत बड़ा रोल होता है इसको बैलेंस आउट करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि पीएच मेंटेन कैसे कर लेता है हमारा नेफ्रॉन। सो ये बेसिकली होता क्या है? इस रीजन में होएगा पीएच बैलेंस वाला काम, पीसीटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है कि पीसीटी क्या करती है? पीसीटी रीअब्जॉर्ब सिक्रीशन करवाती है, सेलेक्टिव सिक्रीशन। मतलब कि जितनी ज़रूरत है, जितना बैलेंस आउट करने के लिए ज़रूरत है, उतना ही इन तीन चीज़ों का, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया प्लस पोटेशियम आयन, इनका वापस सिक्रीशन करवाती है किसके अंदर? ट्यूब्यूल के अंदर। सो ट्यूब्यूल के अंदर ये सब चीज़ें वापस से डाल दी जाती है। ठीक है, कि NH3 डाल दिया जाएगा, पोटेशियम डाल दिया जाएगा, और वो वापस किस में चला जाएगा? हमारा ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर है? सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी फ्लूइड्स में से सेलेक्टिव सिक्रीशन होती है इन चीज़ों की इनटू द फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के अंदर वापस इन चीज़ों को वापस डाल दिया जाता है। क्यों? और इससे वापस रीअब्जॉर्प्शन करवा दी जाती है, इसमें से वापस बाहर निकाल लिया जाता है बॉडी के अंदर। ये कहाँ जाता है? इफरेंट आर्टरियोल के,
क्या चला जाता है वापस? हमारा कार्बोनेट आयन वापस बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेगेटिव आयंस ले लिए जाते हैं और कुछ पॉजिटिव आयंस इसमें डाल दिए जाते हैं। इसकी वजह से होता है क्या? इसकी वजह से ये होता है कि हमारा पीएच और आयन बैलेंस हो जाता है। हमारी बॉडी में जितने आयंस, पॉजिटिव आयंस अगर फालतू हो रहे हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उतने आयंस इस अमाउंट में सिक्रेट आउट कर देगी इसके अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर, और वो हमारे बाहर निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू। और कुछ इंपॉर्टेंट आयंस जैसे कि कार्बोनेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये कार्बोनेट आयन को वापस हमारी बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन पीसीटी के अंदर इस तरीके से होती है और हमारा पीएच और आयन बैलेंस आउट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। और दयानंद स्कूल के बच्चे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो एंड नोट्स बनाओ बच्चों फटाफट। थैंक यू।